हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द आंसर डिस्कशन सीरीज। आज हम वापस से जीएस वन के पेपर में से एक 2013 के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कल्चर का एक टॉपिक होता है। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। दो सवाल रहेंगे, ये दोनों सवाल 5-5 मार्क के उस टाइम पे पूछे गए थे एंड द टोटल वर्ड लिमिट वाज 200। सो नियरली इसमें आपको 1 पेज का आपको स्पेस मिला रहेगा, 1 से 1.5 पेज का, एंड टोटल आपको 3 पेजेस का स्पेस मिला रहेगा फॉर बोथ द क्वेश्चंस। सो उसी हिसाब से मैंने बस इसको डाला है। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि यूपीएससी अब तो 5 मार्क का पूछ नहीं रही है वगैरह। यू नेवर नो यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। इट कैन ऑलवेज चेंज द मार्किंग पैटर्न जो भी यूपीएससी का होता है, ठीक है। सो उसके ऊपर ध्यान नहीं लेके जाना। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, यहाँ पर अगर हम सवाल को कंसिडर करें तो ये सवाल बोलता क्या है? डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस। सो हमें ये बताना है, और यहाँ का टेलवर्ड क्या है? डिस्कस। सो हमें यहाँ पर बेसिकली तांडव डांस जो है ये मेन नोशन पे है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा भार रखा गया है। एंड तांडव डांस को अपने को बात करना है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये अर्ली इंस्क्रिप्शंस क्या है? हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली जब भी हम तांडव डांस के बारे में लिखें, सो हमें कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ उसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, बिकॉज यूपीएससी आपसे बोल रहा है कि भाई तांडव डांस के बारे में आप हवे में मत लिखिए। आप बेसिकली हमें ये चीज बताइए कि भाई कहाँ कहाँ से हमें पता चल रहा है तांडव डांस के बारे में, और तांडव डांस के बारे में हमें कुछ बताइए। सो बेसिकली दो चीजें हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सबसे पहला हमें तांडव डांस के बारे में बात करना है, दूसरा हमें तांडव डांस के बारे में हमें कहां से पता चल रहा है वो उसके बारे में हमें बात करना है, और इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्कस करना है। अब इसमें आप एंड में ये भी चीज बोल सकते हो तांडव डांस के बारे में कि क्या पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, बट मेजरली यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आते हैं अब सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर। साथियों देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपका जो आंसर राइटिंग है वो एक पैटर्न के अंदर चलना चाहिए। आपने हमेशा एग्जामिनर को वैल्यू एडिशन देना है ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सके। अगर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन और सिर्फ बॉडी और सिर्फ कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको इतने नंबर नहीं मिलने वाले हैं। सो दैट इज वाई आफ्टर इंट्रोडक्शन यू लुक एट इट कि व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स कैन यू एक्चुअली ऐड इन द आंसर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। सो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा? देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये एक मॉडल आंसर जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आंसर के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अब यहाँ पर अपने को कैसा रखना चाहिए था। सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या रहेंगे कि तांडव डांस के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे कि भाई शिवा जो है ही वॉज द एस्पेक्ट ऑफ तांडव डांस, एंड ये एक मैस्कुलिन एस्पेक्ट है। तांडव जो है इट इज अ मैस्कुलिन एस्पेक्ट, जहां पर बहुत ज्यादा एंगर एंड ऑल दिखाया जाता है, एंड ऑल दैट चीजें। बट ये कॉमन लोग लिखेंगे, मतलब आई एम नॉट इंटरप्रेटिंग इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर, बट जनरल एस्पिरेंट्स इसको ऐसे लिखेंगे। बट अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या एग्जामिनर आपको इतने नंबर देगा? क्या नहीं देगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है? अगर आप यहाँ पर देखें इंट्रोडक्शन, तो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है? मैंने तांडव के बारे में जनरली एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है कि भाई तांडव का जो इवोल्यूशन है, वो ओरिजिनेशन है, वो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि भाई ओरिजिनेशन कैसा है। मतलब आई एम नॉट एक्चुअली कनोटिंग इट विद शिवा, क्योंकि अगर आप शिवा के कॉन्टेक्स्ट में ही लिख दोगे तो वो बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे हो जाएगा, एंड यू विल बी लिमिटिंग द एग्जामिनर टू मेक अ इंटरप्रिटेशन दैट कि एस्पिरेंट का एक माइक्रो लेवल का थिंकिंग है, जबकि आपको एग्जामिनर को कैसे लेके जाना है? मैक्रो लेवल पे लेके जाना है, डाइवर्स रेंज पे लेके जाना है। तो जब आप मैक्रो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तभी तो जाके आप अपने बॉडी के अंदर मैक्रो लेवल पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रो से ही स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी के अंदर अगर आप मैक्रो में लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को वो अटपटा लगेगा, तो वो चीज के ऊपर नहीं जाना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो तांडव इट इज अ फॉर्म ऑफ विगरस डांसिंग, एंड इट वाज वन ऑफ द टू एस्पेक्ट्स ऑफ डांसेस। आपने हमेशा से देखा है कि भाई क्लासिकल डांसेस के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है लस्य और एक होता है तांडव, ठीक है। लस्य जो है इट वाज हमेशा कंसिडर्ड टू बी अ फेमिनाइन एस्पेक्ट, एंड तांडव इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ मैस्कुलिन एस्पेक्ट। तो यहां पर मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि तांडव जो है वो दो दो एस्पेक्ट ऑफ डांसेस में से एक एस्पेक्ट है, ठीक है, जो कि नाट्य शास्त्र में मेंशन किया गया है।
एंड ये जो डांस है इट हैज बीन कंसिडर्ड टू बी अ डिवाइन डांस विच इज जनरली परफॉर्म फॉर द अडोरेशन ऑफ द गॉड। सो अगर आप ये जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है और यहाँ पर जनरली जो कॉमन एस्पिरेंट्स लिखते हैं, क्या आपको इन दोनों में अंतर दिख रहा है क्या? कि जहां पर सिर्फ शिवा मैस्कुलिन एंगर लिखा हो और जहां पर ये लिखा हो कि भाई उसका ओरिजिनेशन कैसे है और वो नाट्य शास्त्र के दो डांस फॉर्म में से एक है और वो एक डिवाइन डांस है जो जनरली भगवान की पूजा या भगवान की आराधना के लिए किया जाता है। सो इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जामिनर को ये बता दिया है कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके आंसर लिखने वाला हूं। अब इसके बाद क्या रहेगा कि क्योंकि तांडव डांस के बारे में भी यहां पर बोला गया है तो हम क्या कर लेंगे, हम बेसिकली बॉडी स्टार्ट करने से पहले हम एक माइक्रो डायग्राम बना देंगे और माइक्रो डायग्राम में हम क्या लिखेंगे कि भाई जो फीचर्स है तांडव डांस के हम बेसिकली हम उसको लिखेंगे। अब फीचर्स के अंदर आप सबने हमेशा क्या देखा है, मतलब आपने अपने फाउंडेशन के अंदर पढ़ा रहेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है इसके अंदर बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, फास्ट मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर। जो मूड होता है वो मूड जो है इट इज बेसिकली ऑफ एंगर। ठीक है, एंगर एंगर वाला मूड होता है। विगरस स्टेप्स होते हैं इसके। ठीक है, विगरस स्टेप्स होते हैं और ये सब चीजें देखो यहाँ पर अगर आप माइक्रो डायग्राम मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है जिसको आप माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं। सो ये जो है ना यहाँ पर साथियों मैंने आपको फीचर्स यहाँ पर बेसिकली लिख के दे दिया है। ऑलराइट, अब ये जो तीन फीचर्स लिखने के बाद ये वाले जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना साथियों, दीज आर सर्टेन वैल्यू एडिशन। जैसे कि मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ आंसर्स के अंदर वैल्यू एडिशन भी देने का प्रयास करूंगा, तो ये आपके प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करेगा। बट अगर मेंस के अंदर आपने इसको लिख दिया तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से क्या बोला जाता है कि भाई एटलीस्ट 7 अलग अलग प्रकार के तांडव है। जनरली फाउंडेशन के अंदर क्या पढ़ा जाता है कि भाई आनंद तांडव एक होता है और एक रुद्र तांडव होता है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के तांडव है जिसको आप अपने माइक्रो डायग्राम के फीचर्स में लिख सकते हो। और इसको आपने कैसे करना है, ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, इतना ज्यादा आपने इसको लिखना नहीं है। इसमें से दो तीन भी लिख दोगे तो बहुत बढ़िया है। आनंद है, त्रिपुरा है, संध्या है, संहारा है, कली है, उमा है, गौरी है और रुद्र है। ठीक है, रुद्र है। जनरली बोला जाता है कि 16 टाइप्स ऑफ तांडव होते हैं बाय डिफरेंट पीपल, बट मेजरली सात अलग यही 7 टाइप्स को माना जाता है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई मैक्रो लेवल पे अपने को लेके जाना है, क्योंकि तांडव डांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड शिवा ने नहीं परफॉर्म किया था, इट वाज आल्सो परफॉर्म्ड बाय लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड इंद्रा इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड ऋषभ। जैन तीर्थंकर, जैन टेक्स्ट के हिसाब से लॉर्ड इंद्रा हैड परफॉर्म्ड दी पर्टिकुलर तांडव डांस जब लॉर्ड ऋषभ के ऑनर में। ठीक है, सो ये इन इन भगवानों ने ये तांडव डांस करा हुआ है। अब ये हमने पहले फीचर को खत्म कर दिया, दैट वाज द फर्स्ट डिमांड अबाउट तांडव डांस। अब देखना है कि भाई अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस में हमें किस हिसाब से इसके बारे में पता चलता है। सो इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या है? इंस्क्रिप्शंस मतलब या तो कोई स्टोन इमेजेस हो गए, या तो कोई कॉइन्स के ऊपर हो गए, या तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है ना, बेसिकली उसकी बात करी जा रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरेरी एक्टिविटीज हियर। ठीक है, अगर आप लिटरेरी के बारे में अगर आप यहां पर दे रहे हैं वेरियस इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। अगर पिलर्स हैं, ठीक है, पिलर्स दे आर हार्ड आर्कियोलॉजिकल सर्फेसिस, तो वो आ जाएगा इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस के अंदर, लेकिन लिटरेरी एक्टिविटीज नहीं आएगा। इसलिए आप देखोगे कि मैंने यहां पर लिटरेरी एक्टिविटीज के बारे में नहीं लिखा है। सो एक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 5 मार्क के लिए है तो इतना ज्यादा हमें नहीं करना है। ओके, एक तो स्कल्पचर ऑफ नटराजा है, आप यहां पर नटराज अर्धनरीश्वरा के बारे में बात कर सकते हैं। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो अलग अलग उस टाइम पे गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो एलोरा का डेवलपमेंट हुआ था अंडर दी वाका टाकन रूलर्स, वहां पर एलोरा केव्स के अंदर जो स्कल्पचर्स है वो शिवा के डांसिंग, जो शिवा के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं इन द डांसिंग, और ये जो डांसेस हैं ये कहीं ना कहीं तांडव की बात करते हैं। ओके, देन देर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ जो टेम्पल्स खजुराहो के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, एंड जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है, साउथ इंडियन टेम्पल्स मतलब कौन से हो गए? बृहदेश्वरा टेम्पल। ये जो सारे शिवा टेम्पल्स है इसके अंदर भी शिवा के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जिसके अंदर वो तांडव के एस्पेक्ट में होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कोई और इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शन लेवल एविडेंसेस पे, ठीक है, तो ये अलग अलग स्टोन कार्विंग्स के ऊपर जब क्लासिकल डांसेस की भी बात होती है तो क्लासिकल डांसेस के अंदर भी तांडव का एस्पेक्ट दिया गया है। अब ये इतना लिखने के बाद जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन के अंदर आप देखेंगे कि मैंने फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से यहां पर लिखा हुआ है। मतलब मैं यहां पर क्या है, डिस्कस है ना, तो डिस्कस में अगर मैं सिर्फ अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस मतलब ये आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आंसर अधूरा है। तो मेरे को यहां पर क्या करना है कि इसके अलावा मेरे को लिटरेरी एस्पेक्ट के बारे में भी बोलना है कि भाई सिर्फ
इंस्क्रिप्शंस ही हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है तांडव के भाई, लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं जो हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये लिटरेरी एविडेंसेस को मैं ऐड कर दूंगा मेरे कंक्लूजन के अंदर। दैट इज ये जो तांडव एस्पेक्ट ऑफ डांस फॉर्म है, ये आने वाले समय में क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। एंड ये इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस के अलावा भी लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं जो हमें इस डांस फॉर्म के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि नाट्य शास्त्र, अभिनया दर्पण, संगीत रत्नाकर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ ओडिशा टेम्पल, संगीत लीला विलासा, कुमार संभवा, हर्ष चरिता, मलाती, महादेव माधव। ठीक है, सो जनरली आपका ये आंसर इस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन में आई हैव एडेड द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कस, ठीक है, कि भाई लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं। सो दिस इज हाउ ये पर्टिकुलर आंसर को लिखा जाना चाहिए था। दैट इज ब्रेकडाउन हमने किया, स्ट्रक्चर जाना, वैल्यू एडिशन हमने जाना कि भाई ऐसे ऐसे हमें इस आंसर को लिखना चाहिए था विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने आप ही को दिया था, इसके अंदर क्या है कि भाई चोला आर्किटेक्चर इट रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड डिस्कस। यहां पर भी डिस्कस है। डिस्कस के अंदर हमें बेसिकली यहां पर यह बताना है कि भाई जो चोला आर्किटेक्चर है, क्या वो सही मायने में वाटरमार्क है क्या, या वो सही मायने में वाटरमार्क नहीं है। तो यहां पर मैंने इसका पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों ने चोला आर्किटेक्चर हमेशा से पढ़ा है और आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है कि आप इसे लिख सको। मैं यहां पर आपको ये बताऊंगा कि आपको इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए था। देखिए, अब इसका भी एस्पेक्ट यही रहेगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमें बेसिकली, अब सवाल, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सवाल की बात करूं तो चोला आर्किटेक्चर represents a high watermark in the evolution ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब देखो साथियों, जनरली टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे रहेंगे, तो जो भी चीज इनडायरेक्ट बोली जाती है, आप जनरली उसको क्या कर सकते हो, माइक्रो डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर मतलब व्हाट आर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब क्योंकि चोला आर्किटेक्चर साउथ इंडिया का है, तो आप बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हो इनटू दिस पर्टिकुलर मैनर कि भाई नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर एंड साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर। सो नॉर्थ के अंदर आप बेसिकली बना सकते हो नागरा एंड ऑल दिस चीजें, एंड साउथ के अंदर आप कर सकते हो द्रविड़ा, वेसार, ठीक है, विजयनगर एंड ऑल दिस एस्पेक्ट आप साउथ में कर सकते हो। सो ये आपका इनडायरेक्ट लेवल पे माइक्रो डायग्राम बन गया, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल, आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे। आप या तो माइक्रो डायग्राम के अलावा या तो आप इसको मैप के एंगल से भी आप इसको दिखा सकते हो, जहां पे आप मार्किंग कर सकते हो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर्स। नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, चोला आर्किटेक्चर के बारे में लिखा गया है। तो चोला आर्किटेक्चर का एक नॉर्मल सा एंड अच्छा सा डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखने का कोशिश करेंगे कि चोला आर्किटेक्चर बना कैसे। इट वॉज फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट द चोला रूलर्स मेड द Pallava architecture much more magnificent and added their new features to make it or to give it a mark of high watermark architecture। ठीक है, या मतलब इस प्रकार से हम थोड़ा एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हम लाने की कोशिश करेंगे कि भाई पल्लवा स्टाइल से इवॉल्व होके चोला आर्किटेक्चर बना, जिसके अंदर जो चोला रूलर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा और इन्होंने अलग अलग चीजों को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करी, जिसके वजह से ये हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप। या तो आप टेम्पल आर्किटेक्चर का जो इनडायरेक्ट माइक्रो डायग्राम है, या तो मैप के कॉन्टेक्स्ट में आप बना सकते हो। देन आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉडी, अब बॉडी के अंदर क्या है, चोला आर्किटेक्चर के बारे में है ना। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स द हाई वाटरमार्क। हाई वाटरमार्क मतलब हमें जनरल इसके फीचर्स के बारे में नहीं लिखना है। अब देखिए, इसके यहां पर हमें जनरली फीचर्स के बारे में ही लिखना है, बट कॉमन फीचर्स के बारे में आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना है। यू विल हैव टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक फीचर्स, मतलब स्पेसिफिक चीजें या स्पेसिफिक या मैग्निफिसेंट चीजें जो चोला के टाइम पे बहुत ज्यादा हुई थी इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, तभी तो जाके उसको हाई वाटरमार्क बोला जाता है। यहां पर जब हम फीचर्स लिखें, फीचर्स क्या है, ये डायरेक्टली पूछा गया है कि भाई आप हमें चोला आर्किटेक्चर्स के फीचर्स बताओ जिसके वजह से हम इसको हाई वाटरमार्क बोलते हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर एक जो सब हेडिंग दे देंगे, दैट इज चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटरमार्क। ठीक है, अ हाई वाटरमार्क, ऐसा करके हम सब हेडिंग दे देंगे और इसके अंदर हम पॉइंट्स लिखना शुरू कर देंगे कि भाई चोलाज ने क्या क्या एडिशन करा। ठीक है, तो चोला आर्किटेक्चर जो है वो दो भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही आप एग्जामिनेशन के अंदर कर सकते हो फर्स्ट पॉइंट में कि एक तो अर्ली चोलाज हो गए एंड लेटर चोलाज हो गए।
सो अर्ली चोलास के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि दे बेसिकली कंटिन्यूड द पल्लवा स्टाइल ओनली एंड वेर एज द लेटर वन दे एडेड सम न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, दे स्टार्टेड द एक्चुअल चोला वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर इनके अलग अलग पॉइंट्स क्या रहेंगे। अब इसको आप जो नागरा से आप डिवाइड करते हो ना, उसी बेसिस पे आप इसको लेके आ जाओ कि इनके एडिशंस क्या थे यहाँ पर। इनके जो एडिशंस थे, दे फोकस्ड ऑन गोपुरम्स, दे फोकस्ड ऑन स्कल्पचर्स, ठीक है। देन these people they are going to focus on elaborate boundary walls, these people they are going to focus on ornamentation, these people they are going to focus on water tanks, ठीक है। these people they are going to focus on multiple deities, these people they are going to focus on a vimana, ठीक है। then these people they are going to focus on the panchayatan style, पंचायतन स्टाइल के बाद जो विमान है वो सब्सिडियरी श्राइन्स के ऊपर नहीं रहेगा। सो ये इसके फीचर्स हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ ये जो गोपुरम्स हो गए, गोपुरम्स इन द लेटर ऑन स्टाइल, गोपुरम्स जो है ये बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट और इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया गया। सो यही सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा इन इन दिस आइडिया ओनली कि इट इज अ हाई वाटर मार्क वाले जो टोन में आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, एंड देन आपका ये आंसर बनता है। एंड देन in the conclusion you can normally write कि Chola architecture it shaped the temple architecture of South India, and this tradition was carried on for the years, and this tradition was carried on, and this tradition has been carried on till the modern day, and its magnificence can be understood from the longevity of the temples. मतलब इसका मैग्निफिसेंस जो है वो उसके लॉन्गेटिविटी से समझा जा सकता है, क्योंकि आज के भी टाइम में बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, गंगईकोंड चोला टेम्पल हो गया, ठीक है, ये सारे टेम्पल्स आज के भी टाइम में प्रेवैलेंट है, खत्म नहीं हुए। तो ये दर्शाता है कि भाई ये जो टेम्पल्स जो हैं ये 1200 साल से भी ज्यादा तक टिके रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट इट वाज ऑफ मैग्निफिसेंट, ठीक है, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। तो ऐसा करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आपका ये पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि 5 मार्क के अंदर अगर आप ये लिखते तो आई एम बेटिंग यू विल डेफिनेटली गेट अ 3 और अ 3.5 मार्क्स आपको जनरली मिल जाएंगे अगर आप इस हिसाब से लिखेंगे। और इसमें आपका वैल्यू एडिशन क्या रहेगा, देखिए कॉमन जनरली एस्पिरेंट्स क्या लिखेंगे, द जनरल एस्पिरेंट्स दे आर गोइंग टू राइट दीज, ठीक है, लेकिन एक एस्पिरेंट ये इनडायरेक्ट वाला एंगल वो नहीं कवर कर पाता। सो यहाँ पर ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये जो एक्स्ट्रा 1 से 1.5 नंबर है ना वो हमें कैसे लेने हैं, जिसके बेसिस पे आपके 80 से 100 नंबर पूरे मेंस के एग्जामिनेशन में बढ़ जाए, और इसी से आप बन सकते हैं आईएएस, या अगर नहीं आएंगे तो आप IRTS या ऐसे अलग जो लोअर लेवल पोजीशंस हो जाएंगे एज पर द यूपीएससी रैंकिंग्स, उस हिसाब से हो जाएगा। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।